Hello and welcome everybody to Solid State Physics lecture series. And in today's lecture, we will continue our discussion about the classical theory of lattice heat vibrations. And इस तरह की एक इक्वेशन हमें कल मिली थी और हमारी जो बेसिक एजम्पशंस थी कि जो एटम्स ऑफ सॉलिड है उसको हमने 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर अज्यूम किया था और अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने इस तरह का एक एजम्पशन भी किया था कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास n इंडिपेंडेंट 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, तो इन्हीं n इंडिपेंडेंट 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर को मैं 3n इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कह सकता हूँ। तो इस एजम्पशन के बेस पे हम आगे चले थे और चूंकि एक 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अब हमने ये जो एटम्स हैं, इस तरह के एटम्स का जो प्लेसमेंट हम बहुत वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सॉलिड स्टेट फिजिक्स इस तरह का अरेंजमेंट हम स्टडी करते आ रहे हैं और इन सब को हमने 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का अज्यूम किया था, यानी ये इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं जो अपनी मीन पोजीशन से तीनों डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इन्हीं को हमने 3n, अगर ये नंबर n है, ये नंबर n है और इनकी डायमेंशंस 3 हैं, तो क्या 3n 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर मैं इन्हें नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूँ। अच्छा, और जब हमने इनको 3n इज द नंबर एंड 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर अज्यूम कर लिया है, तो उसी 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उसे जब हम 3n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पर्टिकुलर सॉलिड या इस पर्टिकुलर क्रिस्टल की टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर आपने बहुत जगह स्टडी किया होगा क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, तो जो टोटल एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर होती है उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो आएगा p²/2m प्लस हाफ m ओमेगा नोट स्क्वायर x स्क्वायर, जहाँ ये ओमेगा नोट इस हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो हमने एज्यूम किए हैं और अभी हमने उनको 1 डायमेंशनल कह दिया है। देखिए 3 डायमेंशनल से प्रॉब्लम ये होती कि हम यहाँ केवल एक्स स्क्वायर के साथ डील कर रहे हैं, तब हम वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों डायमेंशंस के साथ डील करते तो कैलकुलेशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, रिजल्ट वही आना था। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि एनर्जी केवल हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हैं वो एक जैसी हैं। और आपको मैं अभी से ये बता दूं, हालांकि इट्स टू अर्ली, कि ये जो अजम्पशन थी ना आइंस्टाइन की कि इतने सारे नंबर्स ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल या फिर पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए सॉलिड, उतने सारे 6.023 × 10⁻23 ऑर्डर्स जो अवोगाड्रो नंबर है हमारे पास, उस ऑर्डर का अगर इतने नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं पर सेंटीमीटर क्यूब, तो फिर उन सब को सब ये एज्यूम करके चलना कि सब अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नोट से वाइब्रेट कर रहे हैं, इतने सारे नंबर्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस थ्योरी के एंड में, जब ये थियरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप ये महसूस करेंगे कि हाँ, जो क्लासिकल अजम्पशन है या फिर आइंस्टाइन की भी आगे आप देखेंगे, मतलब ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैं कहूँगा क्लासिकल थ्योरी का तो है ही, आगे आइंस्टाइन ने भी इस अजम्पशन को फॉरवर्ड किया। आइंस्टाइन का जो वर्क है वो क्लासिकल थ्योरी के, ऐसा नहीं क्लासिकल थ्योरी के अपोजिट है, नहीं, ये इट्स कॉम्प्लीमेंट्री टू क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थियरी के कॉम्प्लीमेंट्री में, यानी कुछ अजम्पशन उन्होंने क्लासिकल थियरी के लिए और कुछ उन्होंने एडवांसमेंट किया क्वांटम थ्योरी से और वहाँ से फिर एक नई थियरी जनरेट की, दैट इज आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। ओके, खैर उसकी चर्चा हम तभी करेंगे जब हम आइंस्टाइन थियरी ऑफ
सॉलिड्स को स्टडी करेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स को स्टडी करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए ये इस तरह की हमारे पास टोटल एनर्जी आ रही थी, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एवरेज एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो आती है, क्योंकि वन डायमेंशनल के केस को हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरह की आ जाती है। और ये जो बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन ये जो आया है ये थोड़े से समय के बाद में आया है। उस समय तक, जब तक 1819 की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय तक ये डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा फेमिलर नहीं थे। उस समय तक ये डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा फेमिलर नहीं थे और ना ही हमारी स्टडी में थे। तो हमने मैं जो उपलब्ध था उसी को यूज किया। वो उपलब्ध था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसी को यूज किया। उससे हमने क्योंकि एनर्जीज अलग अलग हो सकती है, ये जो टर्म है ये मुझे दिखाती है कि हर हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास है, उन सब की एनर्जी डिफरेंस हो सकती है, पर फ्रीक्वेंसी एक मानना ये भी, पर चूंकि हम 1819 की थियरी को स्टडी कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सभी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की वो एक जैसी है। हाँ, एनर्जी में जरूर डिफरेंस हो सकता है, किसी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की अलग एनर्जी, दूसरे की अलग, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, ये जो एक्स है इस पे डिपेंड कर रही है ना। तो किसी का एम्पलीट्यूड कम हो सकता है, किसी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसकी एनर्जी भी चेंज होगी, है ना। तो ये टर्म तो चेंज हो सकते, इसी कारण ये एवरेज एनर्जी कैलकुलेट की। अगर ये टर्म फिक्स होती ना तो ये मान के चलिएगा आपकी ये फिर हम एवरेज एनर्जी नहीं कैलकुलेट, फिर तो ये हमारे पास यही फाइनल आंसर होता, क्योंकि एनर्जी एम्पलीट्यूड के साथ चेंज होती है। ये जो फैक्टर है ये एक्स, ये चेंज कराता है, ठीक है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको फैक्ट बताऊं कि ये पर्टिकुलर ये इक्वेशन मैं कह रहा हूं, ये एक कड़ी है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी, जो एवरेज एनर्जी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकलती है, वो इस फार्मूले से निकलती है। और इसी फार्मूले का यूज जब सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स को हम जानते थे और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में कहूँगा उसको हम स्टडी कर रहे थे, तो ये आप समझिए अर्ली 90s, अर्ली इन द 20th सेंचुरी, 1910 है ना, 1915 अप्रोक्सीमेटली, तब के आसपास की बात है कि प्लांक ने इसी इक्वेशन का यूज करते हुए क्वांटम थियरी को डेवलप किया था। उन्होंने ये कहा था जो हम ये एनर्जी लेंगे और जब आइंस्टाइन का वर्क देखेंगे हम यहाँ, तो यहाँ जो हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसी को रिप्लेस कर दिया था मैक्स प्लांक ने अपने समय के बहुत इंटेलिजेंट या बहुत ब्रिलियंट वो साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक। बहुत सारे रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किए और अंत में जब उन्होंने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी हम स्टडी करते हैं, मीन डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेले जीन्स लॉ में जो डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी करते हैं, थोड़ा सा मैं टच वहाँ से इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि मेरा वो टारगेट नहीं है कि आपको यहाँ क्वांटम या क्लासिकल से कराए, पर फिर भी ये फॉर्मूला है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, ये जो आगे आप आइंस्टाइन थियरी स्टडी करेंगे तो आइंस्टाइन थियरी में आप स्टडी करेंगे कि इस इंटीग्रेशन के साइन को ही हम रिप्लेस कर देंगे, इस इंटीग्रेशन के साइन को ही हम रिप्लेस कर देंगे। हालांकि वहाँ भी हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज यूज करने वाले हैं, पर इस साइन को बदलने से क्या होने वाला है, ये क्यों लगाया है साइन हमने, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन का क्यों है, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन क्यों है। रीजन इज दैट कि ये जो एनर्जी है ना, ये कंटिन्यूअस एनर्जी है,
क्लासिकल थियरी में डिस्क्रीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्वांटम मैकेनिक्स था ही नहीं कहीं हमारी पिक्चर में। 1819 में क्वांटम मैकेनिक्स तो अस्तित्व में ही नहीं था, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर तो बात तब हुई जब विंड डिस्प्लेसमेंट आया, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ आया, मैं रेडिएशन की बात बता रहा हूँ आपको, और उसके बाद फिर हमने रेले जीन्स ने एक फॉर्मूला डेवलप किया, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था रेले जीन का ग्राफ बिल्कुल उससे डिफरेंट गया, और उसके बाद साइंटिस्ट ने फाइंड करने की कोशिश की कि भाई थियोरेटिकली इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को थियोरेटिकली कैसे प्रूफ किया जाए। तो थियोरेटिकली मैक्स प्लांक ने इस इक्वेशन का यूज किया था, इस इक्वेशन का यूज किया था, और इस इक्वेशन की हेल्प से उन्होंने इस इंटीग्रेशन को यहाँ से रिप्लेस किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो एनर्जीज है वो डिस्क्रीट है, अब कंटिन्यूअस नहीं है। एनर्जीज अब डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो मैं इस साइन का अब कोई अर्थ नहीं रह जाता, इस इंटीग्रेशन के साइन का कब कोई अर्थ नहीं रह जाता, तो समेशन से उन्होंने रिप्लेस किया था। हालांकि मैक्स प्लांक ने उस समय ये खुद स्वीकार किया कि ये जो मैं मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं ये बहुत ज्यादा लॉजिकल मुझे नहीं लग रहा। मैंने मान जरूर लिया है कि एनर्जी डिस्क्रीट होगी, क्योंकि उस समय कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, वो केवल एक इंपेरिकल फॉर्मूला था मैक्स प्लांक का। तो उन्होंने इसी फॉर्मूले का, ये बड़ा अच्छा इक्वेशन मुझे लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताया। खैर, अब लौटते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि कैसे हम यहाँ से वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की हमने एनर्जी कैलकुलेट कर दी, और एवरेज एनर्जी में अब हम इंटरेस्टेड हैं। और एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ये हमें मिलता है, फिर से मैं बता दूं आपको, ये जो इंटीग्रेशन का साइन इसलिए लगाया है, ये एनर्जी कंटिन्यूअस है, ये एनर्जी कंटिन्यूअस एनर्जी है, इसमें कहीं ब्रेक नहीं है, ठीक है, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन लगाया है एवरेज एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। ई एक्सपोनेंशियल माइनस ई और के बी टी, के बी आप जानते होंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 1.38 × 10⁻⁻23 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर जूल केल्विन, ये वैल्यू है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। टी टेम्परेचर है, डी वो एनर्जी गैप है, या फिर इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 को हमें यूज करना है। इक्वेशन नंबर 1, ये एनर्जी हमें एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की देती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस इक्वेशन की वैल्यू को, ई की वैल्यू को यहाँ से उठाइए। अब जो आज के लेक्चर में बचा हुआ हिस्सा है वो मैथ्स ज्यादा है और फिजिक्स कम है, उसमें फिजिक्स जो हमने डिस्कस करनी थी वो कर चुके हैं, मैथ्स के कंसेप्ट्स हैं और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है। अच्छा, तो ये एनर्जी की वैल्यू यहाँ से उठाइए इक्वेशन नंबर 1 से, और यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ और यहाँ इन जगह आप सब्स्टिट्यूट जब करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू से इस इक्वेशन का जो रूप बदलता है, जो स्ट्रक्चर बदलता है, वो ये है। द एवरेज एनर्जी ऑफ द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, देखो बहुत नंबर है, मेरे पास 3n नंबर है, इंटीग्रेशन p चूंकि मेरे पास p वाली टर्म है, इंटीग्रेशन x चूंकि मेरे पास दूसरी x वाली टर्म है, और इन्हीं के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हम यही करेंगे, e की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये टर्म आ गया, एक्सपोनेंशियल जो का तू रहा, e की वैल्यू माइनस के साथ आएगी तो ये दोनों टर्म माइनस हो जाएंगी, -p² माइनस हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर ओवर के बी टी, बिकॉज ऑफ दिस के बी टी, एंड डी ई रिप्लेस हमने कर दिया डी पी डी एक्स से, बिकॉज p और x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमने डिनोमिनेटर में भी यहाँ e की वैल्यू पुट की, e की वैल्यू हम पुट करते हैं तो इस नेगेटिव साइन की वजह से ये दोनों वैल्यूज हो जाती हैं नेगेटिव, तो x इंटीग्रेशन p इंटीग्रेशन x एक्सपोनेंशियल -p²/2m माइनस हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर ओवर के बी टी डी पी डी एक्स, बिकॉज यहाँ भी p के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन है और
एक्स के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन है। अब बचा हुआ काम मैथ्स करेगा हमारा, है ना। अच्छा, तो इस तरह का मेरे पास फॉर्म था। पिछला इक्वेशन जो पिछला एक्सप्रेशन मैंने पिछला स्टेप जो मैंने लिखा वो इस तरह का स्टेप था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एवरेज एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं और इंटीग्रेशन पी इंटीग्रेशन एक्स जो का तू रहा पी स्क्वायर बाई 2m, इस टर्म को मैंने अलग कर लिया। ये देखिए ये पी स्क्वायर बाई 2m, ये टर्म अलग, पॉजिटिव के साथ जब ये टर्म आएगी तो ये टर्म अलग। अच्छा, एक्सपोनेंशियल में भी मेरे पास दो टर्म है, ये पी स्क्वायर बाई 2m और ये -12m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और दोनों के जो डिनोमिनेटर में है वो के बी टी भी है। तो मैं इन दोनों को भी अलग अलग, आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल में लिखने का रूल क्या होता है, क्योंकि एक ही बेस पर जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती है, तो एक्सपोनेंशियल ही, एक्सपोनेंशियल को कुछ और मत समझिए, ई टू द पावर है, ई टू द पावर है, यानी ई की पावर में कुछ लिखा हुआ है तो ई की पावर में ये लिखा हुआ है, यहाँ ई की पावर में ये लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। एक्सपोनेंशियल कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा घबराने वाली बात नहीं है ना। एक्सपोनेंशियल क्या हुआ, ई की पावर है ना, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स क्यूब, वो ई टू द पावर 2x, उस तरह का कुछ लिखा हुआ है। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब, ये एक्सपोनेंशियल का मतलब ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 2m -12m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ओवर के बी टी भी है। आगे का स्टेप समझा रहा हूँ, वहां क्या हुआ है, पी स्क्वायर बाई 2m, इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई जाएगा, ये रहा, फिर 12m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी ये पूरा मल्टीप्लाई जाएगा, dp और dx भी है। लेकिन हम ध्यान इस बात का रखेंगे कि पी स्क्वायर बाई 2m के साथ जब इस एक्सपोनेंशियल की मल्टीप्लाई होगी तो उसके इंटीग्रेशन के साथ लिखेंगे हम dp और इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ से p। हम क्या कर रहे हैं कि अगले स्टेप में p के रेस्पेक्ट वाले इंटीग्रेशन को अलग करना सोच रहे हैं और x के इंटीग्रेशन वाले जो रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन हो रहा है उन टर्म्स को हम अलग करना सोच रहे हैं। इसी तरह मैं डिनोमिनेटर में भी करूंगा, जो p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसको मैं अलग करूंगा और जो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसको मैं अलग करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूं अगले वाले स्टेप में। याद रखिएगा पी स्क्वायर बाई 2m की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ और फिर 12m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई भी इस पूरे टर्म के साथ, और इस टर्म को भी मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया है, e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 2m एंड e टू द पावर -12m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से मैंने ये दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया है, ठीक है। Okay, let me give 1 minute only. Well, let me give 1 minute. I am back just in 1 minute. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि पी स्क्वायर बाई 2m की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ, इसको भी मैंने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया है, इसी तरह मैं इसको भी दो हिस्सों में ब्रेक कर लूंगा। p के रेस्पेक्ट वाला इंटीग्रेशन एक तरफ, x के रेस्पेक्ट वाला इंटीग्रेशन एक तरफ, ठीक है। तो यही हमने किया है इस नेक्स्ट स्टेप में, इस नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है। देखिए इंटीग्रेशन p इंटीग्रेशन x, पी स्क्वायर बाई 2m एक्सपोनेंशियल, जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाई 2m के बी टी, ये कहां से आया, ये देखिए पी स्क्वायर बाई 2m और के बी टी की मल्टीप्लाई यहां से डिनोमिनेटर से, यहां से, फिर इसी तरह इसमें भी के बी टी की मल्टीप्लाई होगी, यहां भी इसी तरह से होगा। तो हमने इंटीग्रेशन p इंटीग्रेशन x p स्क्वायर बाई 2m एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाई 2m के बी टी एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी डी पी डी एक्स एंड
जो डिनोमिनेटर में है उसको भी मैंने एक्सपोनेंशियल को दोनों पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाई 2m के बी टी, एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी डी पी डी एक्स। ठीक है, और जो प्लस वाला हिस्सा था, कौन से वाला प्लस वाला हिस्सा, ये वाला, ये हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी इस पूरे एक्सपोनेंशियल की मल्टीप्लाई होगी, और इस एक्सपोनेंशियल को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो प्लस साइन है ये वाला प्लस साइन है ये। ठीक है, अच्छा, सो इंटीग्रेशन p इंटीग्रेशन x m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी, एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी डी पी डी एक्स ओवर इंटीग्रेशन p इंटीग्रेशन x एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी, एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी डी पी डी एक्स। ओके, ये हुआ। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन है ये वाला, ये p के रेस्पेक्ट वाला इंटीग्रेशन, p वाले पार्ट को अलग करेंगे और x के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा उसको अलग लिखेंगे। तो देखिए यहाँ इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखिए, इसके साथ p स्क्वायर है यानी p है, इसके साथ p है, इसके साथ कहीं p नहीं है, तो ये हुआ x वाला एक्सप्रेशन और ये दोनों हुए p वाले एक्सप्रेशन। तो इंटीग्रेशन p कीजिए, p स्क्वायर बाई 2m एक्सपोनेंशियल माइनस p स्क्वायर बाई 2m के बी टी dp ये, एंड इंटीग्रेशन x एक्सपोनेंशियल केवल ये वाली टर्म आएगी माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी डी एक्स, यानी p के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होना था उसको अलग कर दिया और x के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होना था उसको अलग कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में करेंगे, p के रेस्पेक्ट में कौन सा टर्म आएगा, केवल ये, और x के रेस्पेक्ट में कौन सा टर्म आएगा, केवल ये। तो p के रेस्पेक्ट वाला इंटीग्रेशन ये रहा और x के रेस्पेक्ट वाला इंटीग्रेशन ये रहा। इसी तरह हम इस टर्म के साथ करेंगे, जो p के रेस्पेक्ट में टर्म्स हैं उनको अलग कर लेंगे। देखिए ये टर्म p वाला नहीं है तो इसको नहीं करेंगे, ये वाला टर्म के साथ p है तो इसको कर लेंगे और dp आएगा। तो ये देखिए इंटीग्रेशन p एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाई 2m के बी टी इंटू डी पी, ये वाला dp इंटू इंटीग्रेशन x, देखिए इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, तो ये दोनों टर्म एक साथ आ जाएंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में। ये देखिए x m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ये वाला टर्म, और एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी डी एक्स ये वाला टर्म, और dx यहाँ से आया। डिनोमिनेटर में सेम करेंगे, p के रेस्पेक्ट का इंटीग्रेशन एक तरफ और यहाँ dp भी आएगा, यहाँ dp भी होना चाहिए, ये मैं dp लिख रहा हूँ यहाँ। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो सेम इंटीग्रेशंस हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 के बी टी डी एक्स, इंटीग्रेशन x एक्सपोनेंशियल माइनस m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 के बी टी डी एक्स, देखिए सेम इंटीग्रेशन कैंसिल हो गए। इसी तरह से यहाँ देखिए इंटीग्रेशन p एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाई 2m के बी टी डी पी, इंटीग्रेशन p एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर ओवर 2m के बी टी डी पी कैंसिल हो गया, सेम इंटीग्रेशन। तो जो अब टर्म्स मेरे पास बची हैं वो देखिए क्या है, ये पूरी टर्म dp के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और इस पूरी टर्म का यहाँ फिर से dp नहीं है, तो यहाँ भी आप ये एक्सपोनेंशियल पी स्क्वायर बाई 2m dp and here is also dp। ओके, अच्छा जो x वाली टर्म यहाँ बचेगी तो ये वाली टर्म ये रही और जो डिनोमिनेटर में टर्म बची है वो ये रही। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 में इसको कह रहा हूँ। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 में ये जो दो इंटीग्रेशन है, इस पहले वाले इंटीग्रेशन को मैंने नाम दे दिया I1 और दूसरे वाले इंटीग्रेशन को मैंने नाम दे दिया I2। अब मैं इनको सेपरेटली सॉल्व करूंगा ताकि मेरा जो स्पेस है वो एकदम से होच पोच ना हो। तो I1 को मैं अलग से सोल्व करने जा रहा हूँ और I2 को अलग से सोल्व करने। जब मेरे पास I1 और I2 की वैल्यू आ जाएंगी तब वापस मैं इक्वेशन नंबर 2 में उन दोनों वैल्यूज को रख दूंगा और यहाँ से मेरे पास एवरेज एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें इन दो
रिजल्ट्स की जरूरत होने वाली है। ये डायरेक्ट रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आप इन्हें सोल्व भी कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जैसे एक मेथड ये हो सकता है कि आप u को, इस u स्क्वायर को u इंटू यू लिखें और एक u को फर्स्ट फंक्शन माने और u इंटू ई टू द पावर माइनस ए यू स्क्वायर को सेकंड फंक्शन माने, और फिर जो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड है उसको यहाँ यूज कर लें। एक ये मेथड हो सकता है। दूसरा, आप यहाँ जो बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन को यूज करते हुए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी मेथड हो सकते हैं इसको यूज करने के, है ना। एक जो मेथड है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से, कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँगा पर मैं अपोजिट नंबर से जो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस टर्म को यहाँ से हम 1 कर सकते हैं, तो वो मेथड भी एक यहाँ अप्लाई हो सकता है। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, पर ये मेरा पार्ट नहीं है, इस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं ये दो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूँ। 0 टू इन्फिनिटी यू स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए यू स्क्वायर डी यू। जब इस तरह का फंक्शन मेरे पास आएगा तो मुझे वो रिजल्ट करेगा 1/4 रूट पाई ओवर ए क्यूब, और 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए यू स्क्वायर डी यू, ये मेरे पास रिजल्ट करेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई ए। अंतर कहाँ है दोनों में? 1/4, 1/2, यहाँ पाई बाई ए क्यूब है और यहाँ केवल पाई बाई ए है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और इस तरह के जो फंक्शंस बनेंगे उन्हीं को रिजल्ट ये ऐसा करेगा, ठीक है। आप इसको सेपरेटली भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसा सबसे जो, हालांकि कुछ वो शायद आपको लंबा मेथड पड़ेगा, पर जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड उससे आप फैमिलियर हैं तो उसका यूज करते हुए आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको ये आंसर आएगा, ठीक है। पर मैं यहाँ इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। पहले मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ इंटीग्रेशन I1 को, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और ये दोनों रिजल्ट्स में यूज करूंगा। ओके, अच्छा, तो चलिए I1 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये पूरा मैंने बताया था आपको डिस्कशन शुरू करने से पहले कि मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा है यहाँ पर, समझने लायक मैथमेटिक्स है। I1 इज दिस, इस पार्ट को मैंने I1 कह दिया। इंटीग्रेशन p स्क्वायर बाई 2m एक्सपोनेंशियल माइनस p स्क्वायर बाई 2m के bt dp ओवर इंटीग्रेशन p एक्सपोनेंशियल माइनस p स्क्वायर बाई 2m के bt dp, ये है। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ? देखिए, ये जो p स्क्वायर बाई 2m है ना, इसमें से 1 बाई, चूंकि इंटीग्रेशन में p के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन p के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। ये जो 2m है ये चूंकि कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर लेके जा रहा हूँ इंटीग्रेशन से, ठीक है। और जो बचेगा क्वांटिटी उसके साथ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा और मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, 1/2m यहाँ से जब बाहर जाएगा तो ये रहा 1/2m, अंदर क्या बचेगा? p स्क्वायर बचा इस टर्म से, और एक्सपोनेंशियल माइनस p स्क्वायर बाई 2m kbt को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, माइनस 1/2m kbt इंटू पी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये p स्क्वायर अब भी न्यूमरेटर में है, यहाँ भी न्यूमरेटर में है। ये 2m kbt अब भी डिनोमिनेटर में है तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में है। ये माइनस यहाँ भी है तो ये माइनस यहाँ भी है, तो कोई फर्क नहीं, केवल मेरे लिखने का मेथड बदला है। ये हुई डिनोमिनेटर वाली टर्म। इसी तरह से मैं न्यूमरेटर वाली टर्म, डिनोमिनेटर की टर्म के साथ भी मैं ऐसा ही करूंगा। इंटीग्रेशन p एक्सपोनेंशियल, ये जो हिस्सा है माइनस 1/2m kbt माइनस 1/2m kbt, इसको मैंने अलग से लिख दिया p स्क्वायर इंटू डी पी, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं p की जगह u रख दूं, p की जगह u रख दूं तो ये क्या बनेगा? u स्क्वायर एक्सपोनेंशियल, ये पूरा a की जगह माइनस a इंटू यू स्क्वायर डी यू। ये वाला एक्सप्रेशन नहीं बन रहा, ये वाला एक्सप्रेशन नहीं है वो। u स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी लिमिट से कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मोमेंटम है पार्टिकल का वो कुछ भी हो सकता है, 0 टू इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हो सकता है, इस लिमिट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो u स्क्वायर, u की जगह आपने p रखा तो p स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस a की जगह है वहां 1/2m kbt,
एंड यू स्क्वायर अगेन पी स्क्वायर एंड डी पी। तो ये पूरा फंक्शन नहीं बन रहा वहां, ये देखिए ये 1/2m तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन पी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल, ये पूरी टर्म ए के लिए ए की जगह ये -1/2m के बीटी, ये ए है, ये पूरी टर्म ए है, और ये हुआ पी स्क्वायर डी पी। तो ये पूरा वही इंटीग्रेशन है। उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ π/a³, और a की जगह क्या है? a की जगह है 1/2m के बीटी। माइनस नहीं यूज करना, माइनस तो यहाँ फॉर्मूले में है, ये माइनस यूज नहीं करना है, केवल a को यूज करना है, a को यूज करना है, बिकॉज 1/4 पाई ये तो सब कांस्टेंट है, केवल a क्या है यहाँ? a क्या है यहाँ? तो a को देखिए जरा, a क्या है यहाँ? 1/2m के बीटी, ये a नहीं है, ये a ही तो है, 1/2m के बीटी a है। अच्छा, जब ये a है तो a का यूज मैं उस फॉर्मूले में करूंगा। सो 1/2m जो का तू 1/4 फॉर्मूले से आया, रिजल्ट से आया, स्क्वायर रूट ऑफ π/a³, और a क्या है? 1/2m के बीटी, 1/2m के बीटी, उसका क्यूब हो गया 1/2m के बीटी क्यूब। ओके, सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखिए इंटीग्रेशन p, ये पूरा a की जगह -1/2m के बीटी और p स्क्वायर। तो ये वाला रिजल्ट नहीं है, वो ये वाला इंटीग्रेशन नहीं है, 0 to ∞ एक्सपोनेंशियल -a² du। तो जरा u की जगह p तो रखिए, 0 to ∞ एक्सपोनेंशियल -a² dp। a की जगह क्या है? ये -1/2m के बीटी। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ये आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ π/a, और a की जगह क्या है? a की जगह ये है 1/2m के बीटी। माइनस नहीं रखना, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है, तो केवल रिजल्ट यूज करना है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर का रिजल्ट हुआ वो हुआ 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, चूंकि यहाँ π/a आता है और यहाँ π/a³ आता है, इसलिए यहाँ क्यूब लगा है और यहाँ केवल π/a लिखा है, चूंकि a यहाँ 1/2m के बीटी है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा? 1/4 और m, तो ये रहा 1/4m। इसको मैं, चूंकि ये भी स्क्वायर रूट में लिखी हुई क्वांटिटी है, ये भी स्क्वायर रूट में लिखी क्वांटिटी है, दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में कर लेता हूँ, दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में कर लिया। ठीक है, π/1/2m के बीटी होल क्यूब, π/1/2m के बीटी। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/2m के बीटी से 1/2m के बीटी की एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ बचा मेरे पास स्क्वायर, और इस स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी यहाँ न्यूमरेटर में ऊपर। चूंकि स्क्वायर वाली पावर बची है मेरे पास, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो 1/4m, और यहाँ बचा मेरे पास 2m के बीटी, 2m के बीटी। 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, यहाँ बचा मेरे पास हाफ के बीटी। तो जो I1 की वैल्यू आई है ना, जो मैंने I1 जो इंटीग्रेशन कंसीडर किया था, वो कितनी वैल्यू आई है मेरे पास? हाफ के बीटी। ये इस वाले हिस्से का जब मैंने इंटीग्रेशन किया, जिसको मैंने I1 कंसीडर किया था इक्वेशन नंबर 2 में, उसकी जो वैल्यू आई मेरे पास हाफ के बीटी। ठीक है, अब फिर से मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, चलिए। ये रहा मेरे पास I2 इंटीग्रेशन x m ओमेगा नॉट स्क्वायर x²/2 एक्सपोनेंशियल -m ओमेगा नॉट स्क्वायर x²/2 के बीटी dx, एंड इंटीग्रेशन x इनटू द डिनोमिनेटर एक्सपोनेंशियल -m ओमेगा नॉट स्क्वायर x²/2 के बीटी इंटू dx। फिर से मैं इसको मॉडिफाइड करूंगा, जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है उसको ऑलरेडी बाहर लिख लेंगे, m कांस्टेंट, ओमेगा नॉट स्क्वायर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, केवल क्या बचेगा? x²। ये रहा x², और एक्सपोनेंशियल इसको भी मॉडिफाइड कर रहा हूं, और m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2 के बीटी को अलग लिख रहा हूं और x² को अलग दे रहा, एक्सपोनेंशियल -m ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2 के बीटी इंटू x² dx। तो जरा यहाँ x की जगह u तो रखिए, क्या बनेगा? u² एक्सपोनेंशियल, ये पूरा a की जगह, एंड u² du। ये वाला इंटीग्रेशन नहीं बन रहा, फिर से u²
एक्सपोनेंशियल माइनस ए यू स्क्वायर डी यू, क्या रिजल्ट करेगा 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई ए क्यूब। ओके, इसी तरह से जो मॉडिफिकेशन है वो मुझे डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में जब मॉडिफाइड करूंगा मैं तो वो इस तरह से होगा कि माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2 के बीटी को अलग और एक्स स्क्वायर डीएक्स को अलग। तो एक्सपोनेंशियल माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2 के बीटी एक्स स्क्वायर डीएक्स, इस तरह से बना। अच्छा, ये डीएक्स एक्सपोनेंशियल में नहीं है, नीचे है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, तो ये वाला इंटीग्रेशन बन गया मुझे, ये एक्सपोनेंशियल माइनस ए यू स्क्वायर डी यू, ए की जगह क्या है यहाँ, ये माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2 के बीटी। तो उसी रूल से दोनों रिजल्ट को यूज करते हैं। ये वाला रिजल्ट मुझे क्यूब वाला फॉर्मूला देगा और ये वाला सिंपल। सो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 यहाँ पहले से था, 1/4 आया फॉर्मूले से या रिजल्ट से, स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई ए क्यूब, ए की जगह ये पूरा, माइनस फिर से यूज नहीं करना क्योंकि माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है। तो ये रहा टू द पावर क्यूब, और इसका जो रिजल्ट है वो 1/2 पाई बाई ए आता है, ए की जगह मैंने रख दिया एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2 के बीटी। ठीक है, अच्छा फिर से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी एम ओमेगा नॉट स्क्वायर के साथ, तो ये बनेगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4। ये भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी है, ये भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी है, दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लिख लिया जाए, तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाई एम ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 के बीटी क्यूब और पाई एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2 के बीटी। पाई से पाई कैंसिल, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 के बीटी की एक पावर इन 3 पावर से कैंसिल होगी, तो यहाँ बनेगा स्क्वायर ऑफ दिस पावर, और स्क्वायर ऑफ ये जो स्क्वायर वाला टर्म यहाँ बचा है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये 2 के बीटी इधर घूम के डिनोमिनेटर में जाएगा, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 सेम ये वाली टर्म, और ये टर्म बदल जाएगी 2 के बीटी बाई एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। एम ओमेगा नॉट स्क्वायर से एम ओमेगा नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा हमारे पास हाफ के बीटी। यानी इंटीग्रेशन I1 से भी मुझे हाफ के बीटी मिला और इंटीग्रेशन I2 से भी मुझे हाफ के बीटी मिला। इन दोनों वैल्यूज को उठाइए और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में। तो जो रिजल्ट हम मेरे पास आएगा वो किस तरह का होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, ये जो result on putting the values of I1 and I2 into equation number 2, we can get that average value of the harmonic oscillators, one-dimensional harmonic oscillators, is half kBt plus half kBt result into kBt. Okay, ये result, ये vibrational energy है, average vibrational energy. ठीक है, तो total energy कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी कितने हैं मेरे पास टोटल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर? 3n नंबर क्या है उनका? 3n, ये n इंडिपेंडेंट 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने अज्यूम किए थे जब इस थ्योरी की शुरुआत हुई, तो इसको मैं 3n आइडेंटिकल या इंडिपेंडेंट हार्मोनिक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर कह सकता हूँ, सिंपल। तो मेरे पास टोटल जो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं वो 3n है। तो टोटल एनर्जी कैसे आ जाएगी? एवरेज एनर्जी इनटू नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। तो 3n वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी E इक्वल्स टू 3n मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज एनर्जी, दैट इज kBt। ओके, तो ये टोटल एनर्जी आ गई। जब मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई तो अब मैं सिंपली स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकता हूँ। और स्पेसिफिक हीट का क्या फॉर्मूला होता है? CV इक्वल्स टू C, हम CV को C भी लिख सकते हैं, डेल E बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डेल बाई डेल टी, और E की क्या वैल्यू आई? 3n kBt। ओके, जब डेल बाई डेल टी, चूंकि 3n kB तो कांस्टेंट है, डेल बाई डेल टी ऑफ t होगा तो 1 आएगा, तो रिजल्ट आएगा 3n kB। ओके, अच्छा, अब n कैन हैव एनी वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द सॉलिड। अब अगर कोई मुझे ये पूछे कि इस n की वैल्यू क्या है, इस n की वैल्यू क्या है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। रीजन ये, चूंकि सॉलिड तो सॉलिड वेरी होता है डिपेंडिंग अपॉन द सॉलिड, वो कितना हार्ड सॉलिड है या कितना सॉफ्ट सॉलिड है, नंबर ऑफ एटम्स
टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता पाना ये बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है ना। इम्पॉसिबल के अप्रोक्सीमेटली ये टास्क है, बिल्कुल इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कह सकता, पर अप्रोक्सीमेटली इम्पॉसिबल है। तो ये जो नंबर है इसको मैं डेफिनेटली नहीं बता सकता, ठीक है। तो फिर तो ये जो स्पेसिफिक हीट है ये सॉलिड टू सॉलिड वेरी करनी चाहिए, है ना। तो एक यूनिफॉर्मिटी रिजल्ट में नहीं आती, यूनिफॉर्मिटी हमारे रिजल्ट में नहीं आती, क्योंकि जैसे जैसे n बदलेगा वैसे वैसे CV बदलेगी, यानी कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी बदलेगी उस सॉलिड की डिपेंडिंग अपॉन द सॉलिड्स। और हम क्लासिकल थियरी को चूंकि उस समय डेवलप किया जा रहा था 1819 में, तो अपने रिजल्ट में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, अपने रिजल्ट में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ड्यूलोंग और पेटिट ने इस हीट कैपेसिटी को मोलर हीट कैपेसिटी में चेंज किया, मोलर हीट कैपेसिटी में चेंज किया। और चूंकि मुझे 1 मोल ऑफ सॉलिड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता होते हैं, दैट इज इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर एंड 6.023 × 10⁻23, इसीलिए इस स्पेसिफिक हीट को मोलर हीट स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट किया गया, ताकि इस सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मिटी आ सके, इस सॉल्यूशन को यूनिफॉर्म बनाया जा सके, है ना। क्योंकि ये तो सीधे सीधे n पे डिपेंड करता है, n मुझे पता नहीं होता सॉलिड के लिए, या तो पहले मैं उसको सॉलिड को स्टडी करूं, क्योंकि सॉलिड टू सॉलिड ये वेरी करता रहता है ना। डेंसिटी ऑफ एटम्स, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम डेफिनेटली किसी एक सॉलिड के लिए अलग होगा, दूसरे सॉलिड के लिए अलग होगा, तो ये वेरी करेगा। तो अपने एक्सप्रेशन में, अपने रिजल्ट में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इस हीट कैपेसिटी को, किसी भी सॉलिड की हीट कैपेसिटी को ड्यूलोंग और पेटिट ने सबसे पहले मोलर हीट कैपेसिटी में चेंज किया। और इससे फायदा क्या हुआ कि 3 एज इट इज, ये जो नंबर ऑफ एटम था ये एवोगाड्रो नंबर में चेंज हो गया। और के भी तो मेरे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ही, के भी मेरे पास ऑलरेडी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था ही। तो अब मैं कह सकता हूं कि मैं ये n बता सकता हूं, और n कितना होता है, ये एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 × 10⁻23। ओके, नंबर ऑफ एटम्स इन एनी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अप्रोक्सीमेटली इतने एटम्स होते हैं 1 मोल सब्सटेंस में, किसी भी सॉलिड के 1 मोल सब्सटेंस में इतने एटम्स होंगे, ठीक है। और के भी चूंकि आप जानते हैं वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू याद रखिएगा 1.38 × 10⁻⁻23 मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर एंड केल्विन, ठीक है। अच्छा, अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये वैल्यूज रख के देखिएगा, इन वैल्यूज को रख के देखेंगे तो ये जो दोनों मल्टीप्लिकेशन के साथ आते हैं ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी Na दैट इज द एवोगाड्रो नंबर एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो रिजल्ट होगा वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर। और जब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को यूज किया गया तो जो मोलर हीट कैपेसिटी निकल के आई सभी सॉलिड्स की सभी टेम्परेचर पे, वो आई 5.96 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। और ये रिजल्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी है, ड्यूलोंग और पेटिट के अनुसार ऐसा है, मेरे अनुसार नहीं, ठीक है। ड्यूलोंग और पेटिट ने ये कहा, चूंकि आप ये देख रहे होंगे कि मोलर हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती, कोई भी सॉलिड हो किसी भी टेम्परेचर पे हो, स्पेसिफिक हीट हमेशा ये रहेगी, मोलर स्पेसिफिक हीट हमेशा ये रहेगी, ठीक है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रही। और जब एक्सपेरिमेंट दोहराए गए, एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किए गए, तो जो हाई टेम्परेचर रेंज था उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आया। जब स्पेसिफिक हीट को टेम्परेचर के फंक्शन के फॉर्म में प्लॉट किया गया तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बिल्कुल एग्रीमेंट में था एट हाई टेम्परेचर। ये देखिए, ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी मैं आपको पहले समझा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी
ये स्केल CV का है, ये स्केल टेम्परेचर का है। तो जब रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इन रिजल्ट्स को देखा गया, तो जो स्पेसिफिक हीट थी सभी सॉलिड्स की एट रूम टेम्परेचर या फिर उससे ज्यादा, ये एक कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट आई, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5.96 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। ओके, ये देखिए, ये बहुत अच्छा रिजल्ट था। जैसे आगे भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये स्पेसिफिक हीट में कोई चेंज आपको दिखाई नहीं देता। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि सभी सॉलिड्स की सभी टेम्परेचर्स पर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 5.96 कैलोरी पर मोल केल्विन। लेकिन जब हम रूम टेम्परेचर से नीचे आते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम या फिर आर्सेनिक जैसे जो एलिमेंट्स हैं, उनकी स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर गई। उनकी स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर गई, और इवन एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर ये जीरो हो गई। तो ये बड़ा सरप्राइज रिजल्ट था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, और ये बिल्कुल ही अलग था अकॉर्डिंग टू अ रिजल्ट दैट इज गिवन बाय क्लासिकल थियरी। तो तब जाके ये समझ में आया कि क्लासिकल थियरी का जो अजम्पशन है, कि जो रिजल्ट है कि सभी सॉलिड्स का सभी टेम्परेचर्स पर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट बना रहता है, ये सही नहीं है। इसमें परिवर्तन या चेंज की आवश्यकता है, और वो चेंज बाद में किया गया आइंस्टाइन के द्वारा, और उन्होंने भी फिर अपना कंसेप्ट लाए, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। तो ये बड़ा सरप्राइज एक रिजल्ट मिला जो बिल्कुल ही अलग था अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ क्लासिकल थियरी, that tells us that the heat capacity of or the molar heat capacity of all substance, all solids at all temperatures is constant and is equals to 5.96 in calorie per mole Kelvin। बहुत अलग ये रिजल्ट था। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्लासिकल थियरी, और इसके अप्रोक्सीमेटली 70-80 साल बाद आइंस्टाइन, 70-80 साल तक हम यही मानते रहे ये होता होगा। 70-80 साल तक कोई चेंज नहीं, एक ही थियरी क्लासिकल, और वही सही। क्वांटम था ही नहीं, पिक्चर में क्वांटम था ही नहीं, तो थियरी कहां से आती। मैक्स प्लांक ने जिस इक्वेशन का मैंने आपको इस लेक्चर में जिक्र किया उसको यूज करा, और खुद मैक्स प्लांक उसके बारे में बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं थे उस समय। खुद मैक्स प्लांक उस समय बहुत ज्यादा उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मैक्स प्लांक के पास नहीं था। उन्होंने केवल थियोरेटिकल काम किया, उसके ऊपर पेपर पब्लिश किए और समझाया कि कैसे कैसे एनर्जी डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती। क्वांटम थ्योरी जो अगले चैप्टर या अगले टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो ड्यूलोंग और पेटिट की ये जो थियरी है ये हाई टेम्परेचर में तो बहुत अच्छे एग्रीमेंट में आती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर या उसके नीचे हम चलना शुरू करते हैं तो ये जो फॉल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गिर रही है स्पेसिफिक हीट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इसी कारण
आगे आइंस्टाइन साहब ने इस पे काम किया और एक थ्योरी डेवलप की, दैट इज नोन एज द आइंस्टाइन थियरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। ओके, सो वो हम अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।